नमस्कार बच्चों, क्लास 7 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेंगे सिविक्स एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना। बेटा, इस पाठ के अंतर्गत समाज में जो जेंडर भेदभाव है, लड़का लड़की के अंदर जो भेदभाव है, किस तरीके से पुरुषों और स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से स्त्रियों को कम आंका जाता है, काम लड़कियां भी करती है पुरुष भी करते हैं, बट स्त्रियों के काम को कम क्यों समझा जाता है पुरुषों की बजाय। तो इन सारे विषय के बारे में इसमें बताया गया है। बेटा, तो कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ चुके थे, जिसमें आपको बताया गया कि 1900 दशक में लड़का लड़कियों की क्या स्थिति थी, तो 1960 के दशक में लड़का लड़कियों की क्या स्थिति है। फिर हमने एक कहानी के माध्यम से भी समझा था कि घरेलू के घर के पति या घर के पुरुष और बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर उनके घर की जो महिला है वह अगर घरेलू कामकाजी महिला है तो इसका मतलब वो घर पे ही रहती है, वो कोई काम नहीं करती है। तो इस बात को उन्हें समझाने के लिए एक कहानी के माध्यम से बताया गया था। तो हमने वो कहानी पढ़ी थी और अंत में हमें ये समझ में आया था कि महिला चाहे कामकाजी हो, चाहे कामकाजी महिला हो, चाहे घरेलू महिला हो, काम दोनों ही करती हैं। वो घर पे रह के करती है और वो ऑफिस जाके करती है, काम दोनों ही करती है। ऐसा नहीं है कि जो घरेलू महिला है वो घर पे रहती है, इसका मतलब वो काम नहीं करती। अब पाठ के आगे चलते हैं, जो जहाँ हमने छोड़ा था हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो चलते हैं पाठ की तरफ। तो बेटा, कल हमने बताया था कि पुरुषों और स्त्रियों के काम में किस तरीके से असमानता की जाती है, उसके बारे में पढ़ना था हमको। तो चलते हैं घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को यह नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में कोई काम था। उनके परिवार को ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती हैं, जैसे कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों बुजुर्गों की बीमारी का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियां का स्वाभाविक कार्य, मतलब वो तो स्त्रियां हैं और स्त्रियों को ये सारे काम करने चाहिए, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब वो कोई काम कर रही है तो उनका मतलब वहाँ पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर में काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनकी घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगाया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े व बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कों या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। समझ में आया बेटा कि अगर कोई कामकाजी महिला है, उस महिला को ऑफिस जाना है, बट उसके घर पे छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे की देखभाल कौन करे? तो उसके लिए वो एक मेड या फिर कोई भी सर्वेंट, जो कि छोटी लड़की या लड़कियां होती है जो विद्यालय नहीं जाती, उन मेड या सर्वेंट को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए पैसों पर रख लेती है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। समझ में आया? कम पैसों में उन्हें मजदूरी पे रख दिया जाता है। घरेलू काम करने वालों को दिन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है और देर रात 12 बजे तक उनका दिन शुरू रहता है। मतलब कहना मतलब घरेलू महिला का जो काम करने वाली होती है वो सुबह 5 बजे उठ के काम करना शुरू करती है, तो रात की 12 बजे तक उनके काम खत्म ही नहीं होते। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। वो सुबह 5 बजे से लगा के 12 बजे तक काम कर रही है, फिर भी जिनके घर पे वो नौकरी कर रहे हैं वो उनको सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार नहीं करता है। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव के बारे में ये सारी बात बताई है। तो चलते हैं इस कहानी के बारे में। मेलानी ने अपने क्या बताया है स्टोरी में, देखते हैं। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था
नाश्ते में हम एक प्याला चाय और 2 रूखी रोटी मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी की मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी और खुद भी एक रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मेम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम करते कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर तक पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी की भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने का काम में झुकने उठाने के सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती हैं वह भारी और थकाने वाले शारीरिक काम होते हैं, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं वह है इन कामों को लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। 1998 और 99 के हैं बेटा। ये देखिए क्या बताया गया है इसके अंतर्गत। तो इस सारणी के अंतर्गत बताया गया बेटा, देखिए कि हरियाणा है। हरियाणा में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे हैं, मतलब वेतन सहित कार्य के घंटे अगर करे तो वो 23 घंटे काम करती है। ठीक है। और फिर बोला स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, अगर वो ये वैतनिक है, प्रति सप्ताह की बात बता रही है। प्रति सप्ताह आपको पता है कि महिला है ना, अगर 5 घंटे 6 घंटे ऑफिस जाती है या 8 घंटे ऑफिस जाती है तो प्रति सप्ताह में लगभग 23 घंटे काम करती है हरियाणा में। और जो औरत बिना तनख्वाह वाला काम यानी घरेलू काम करती है तो वो कम से कम टोटल 30 घंटे काम करती है। ठीक है। फिर है स्त्रियों के कुल काम के घंटे, अपने को ये पता करना है कुल काम के घंटे कितने हैं। ठीक है, ये बताते हैं अभी। फिर तमिलनाडु में ये भी बताया गया, तमिलनाडु में कि ना जो वेतन वाली औरतें हैं ना वो एक सप्ताह में 19 घंटे काम करती है जिनको वेतन मिलता है, और जिनको वेतन नहीं मिलता है वो 35 घंटे काम करती है। तो अपने को वेतन पता करना है। तो बेटा इसमें 7 का देख लो, अब 7 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो 7 में 14 7 की 7 28 यानी 4 घंटे 28 होता है। तो हम ये मान सकते हैं 3.5 घंटे, 3 7 21, हाँ लगभग 3.5 घंटे वेतन वाली महिला काम करती है। अगर वेतन वाली महिला 3.5 घंटे काम करती है तब जाके उसके सप्ताह के कितने घंटे हो जाते हैं, 23 घंटे। जबकि बिना वेतन वाली जो महिला होती है वो दिन भर के 4.5 घंटे काम करती है तब जाके उसकी दिन होता है। ठीक है। और यहीं पे ही ये बिना वेतन वाली महिला जो है 19 घंटे सप्ताह का काम करती है। तो 7 21 है तो ये कम से कम ये 1.25 घंटे काम करती है। और ये 35 है तो 7 चौक 28 7 5 35 यानी कि ये 5 घंटे काम करती है यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है। तो स्त्रियों के कुल काम के घंटे। फिर है पुरुषों के वेतन सहित कार्य के घंटे, यानी वेतन मिल रहा है तो वो 38 घंटे करेंगे, तमिलनाडु में 40 घंटे करेंगे। और पुरुषों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे, वो ऐसा काम बिना तनख्वाह वाला काम कितने घंटे करता है, अवैतनिक से हरियाणा में 2 घंटे करता है, तमिलनाडु में 4 घंटे करता है। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से मतलब ये बता रहे हैं कि तनख्वाह द्वारा काम करने के घंटे कोई कम है, जबकि घरेलू काम करने के घंटे जिसमें तनख्वाह भी नहीं मिल रही फिर भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आया समझ में सबको। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों
को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच में असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। इसलिए हमें समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष हम होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इनके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर का काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों की स्कूल जाने पर भी पड़ता। इससे ही निश्चित होगा कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी, यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियाँ या बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, आंगनवाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो मतलब कोई भी संस्था अगर ऐसी है जिसमें महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी यानी क्रैश की सुविधा देनी होगी। समझ में आया? क्रैश किसको कहते हैं बेटा? कि अगर ऐसी कोई संस्था है जिसमें 30 से ज़्यादा लेडी काम कर रही है तो उन 30 के बच्चों की अगर तकलीफ होगी तो वहाँ पे क्रैश चलते होंगे, चलाना बहुत आवश्यक होगा। क्रैश से तात्पर्य है कि उनके वहाँ पे एक ऐसी बालवाड़ी होनी चाहिए ताकि उस बालवाड़ी के अंतर्गत उन महिलाओं के बच्चों को रखा जा सके, रखने की सुविधा उनको दी जा सके। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। समझ में आया? जहाँ पे क्रैश होगा तो क्रैश के अंतर्गत महिलाएं कम से कम अपने बच्चों को उन औरतों के भरोसे वहाँ बालवाड़ी के भरोसे छोड़कर बाहर जाके काम करने की सुविधा मिलेगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव हो सकेगा। अगर इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 30 कर्मचारी है, 30 के घर पे अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को रखने के लिए अगर उन्होंने मेड रखी है छोटी छोटी उम्र की, तो अगर वो मेड अगर अभी से काम करने लग गई तो वो विद्यालय कब जाएगी। इससे मान लीजिए कि अगर 30 के घर में बच्चों को रखने के लिए 30 मेड की आवश्यकता है तो यानी कि उन 30 की पढ़ाई का लॉस होगा। इसी की जगह एक बालवाड़ी रख दी जाए और वहाँ पर 2-3 औरतों को रखा जाए और उन्हें उनकी तनख्वाह दी जाए और कहा जाए कि और बड़ी औरतें हो ताकि वो पढ़ाई उनकी हो चुकी हो और एक साथ उन 30 के बच्चों को रखे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरीके से क्रैश खोलने की सुविधा दी जानी चाहिए। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा कि किस तरीके से लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से लड़का और लड़कियों के कामों में भेदभाव किया जाता है कि लड़कियां भी उतना ही काम करती है जितना लड़के करते हैं। यहाँ तक कि स्त्रियां पुरुषों से ज़्यादा कार्य करती हैं, फिर भी उनके काम को कम आंका जाता है और पुरुषों के काम को महत्व माना दिया जाता है, जबकि स्त्रियों के काम को कोई भूमिका नहीं होती है। इस तरीके के हमने इस पार्ट में सारी समस्याओं पढ़ी हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है बेटा। और इसी के साथ अब हम जो इस चैप्टर की जो शब्द संकलन यानी ग्रॉसरी है उसमें 3-4 शब्द ऐसे बताए गए हैं जिनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। तो देखते हैं ये क्या है ग्रॉसरी के अंतर्गत। अस्मिता यानी पहचान, यह एक प्रकार का स्वयं को होने यानी कि अपने अस्तित्व की जागरूकता का भाव है। यह व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए ये एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता दी जा सकती है। समझ में आया? कहने वाला अपनी ही पहचान को अस्मिता कहा जाता है। नेक्स्ट है दोहरा बोझ। दोहरे बोझ से तात्पर्य शारीरिक शाब्दिक रूप से अर्थ है कि 2 गुना वजन। 2 गुना वजन कैसा? ऐसा नहीं है कि 5 किलो का डबल 10 किलो, इस तरीके का नहीं। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति पर समझाने का प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिला आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य संभालती हैं। अगला टॉपिक है देखभाल। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम होते हैं जैसे कि संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि। शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसके गहन भावात्मक पहलू भी सम्मिलित हैं।
अगला है जब मूल्यत, यानी कि जब कोई अपना काम के लिए उपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अमूल्यित महसूस करता है। यानी कि कहने का मतलब वो इतना काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसके काम के अकॉर्डिंग उसको वो जस्ट जो मिलना चाहिए, जो रोल मिलना चाहिए, जो उसको महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को अवैल्यूएबल मानती है, अनवैल्यूएबल मानती है। तो मतलब उसको लगता है कि मैं फालतू में ही हूँ, मेरा कोई मूल्य ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है और उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी नहीं कहे, तो ऐसे में पहला लड़का अमूल्यित महसूस करेगा। तो उसका दोस्त अगर उसको कोई भी वापस रिस्पांस नहीं देगा तो उस पहले वाले दोस्त को लगेगा यार मैंने इतनी मेहनत करके ऐसा काम किया और इसने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, इसने तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की, तो यानी कि वो अपने आप को अनवैल्यूएबल मानेगा। तो वैसे ही स्त्रियों के साथ होता है कि घर का इतना सारा काम करने के बावजूद भी उनके बच्चों द्वारा क्या कहा जाता है कि हमारी माँ तो कुछ काम ही नहीं करती, ठीक है। तो इसे कहते हैं अमूल्यित, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है बेटा। इसके प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।